एनसीईआरटी मंत्राणा में आपका स्वागत है। हम भारतीय राज व्यवस्था की गहराइयों को समझ रहे हैं और हमारे आधार हैं एनसीईआरटी की किताबें और एम लक्ष्मीकांत की जानी मानी पॉलिटी पुस्तक। नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी कि संविधान सभा की मांग कैसे उठी, उसका पूरा इतिहास क्या था। हाँ, वो पूरी पृष्ठभूमि हमने समझी थी। बिल्कुल। तो आज हम सीधे उसी संविधान सभा पर फोकस करेंगे, वो सभा जिसने हमारे संविधान को बनाया। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम समझें कि ये सभा बनी कैसे, इसकी संरचना क्या थी, मतलब विभाजन से पहले कैसी थी, बाद में क्या बदला, इसमें कौन कौन लोग थे, अलग अलग वर्गों से, पार्टियों से, महिला प्रतिनिधि, उनकी भी बात करेंगे। जरूर। फिर सभा की प्रकृति, उसकी खासियतें और हाँ, जो आलोचनाएं हुई वो भी देखेंगे। अलग अलग नेताओं, विद्वानों ने क्या कहा, ये सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से। ठीक है। और ये चर्चा उन सभी के लिए उपयोगी है जो सरकारी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे एमसीक्यूज के लिए और एनालिसिस भी जो मेंस के लिए जरूरी है। हाँ, दोनों ही पहलू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की नींव आखिर पड़ी कैसे? मांग तो पुरानी थी, जैसा हमने पिछली बार देखा था। बिल्कुल। देखिए, मांग तो चली रही थी। एमएन रॉय का 1934 का विचार, फिर कांग्रेस की 1935 की मांग, अंग्रेजों ने भी हाँ कहा, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942। लेकिन बात बनी नहीं थी। नहीं, बात बनी नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इन्हें ठुकरा दिया था, क्योंकि एक तो पूर्ण स्वतंत्रता साफ नहीं थी और दूसरा वो विभाजन वाला मुद्दा भी था। तो फिर वो निर्णायक मोड़ कब आया? वो आया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने देखिए पाकिस्तान की अलग मांग तो नहीं माना। अच्छा। लेकिन एक ऐसी मिलीजुली संविधान सभा का प्रस्ताव रखा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत भी हों और देसी रियासतें भी। और इसी प्लान के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा बन गई। ठीक है। और फिर इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्या ये सभा शुरू से ही पूरी तरह स्वतंत्र थी? मतलब संप्रभु, या इस पर ब्रिटिश सरकार का कुछ नियंत्रण था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शुरू में यानी 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये पूरी तरह स्वतंत्र नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश संसद के एक एक्ट, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ, आजादी मिली। हाँ, आजादी मिली, तो ये सभा कानूनी तौर पर एक पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई। अब ये ब्रिटिश संसद के किसी कानून से बंधी हुई नहीं थी। अच्छा, तो आजादी के साथ ही से पूरी शक्ति मिली। और मैंने ये भी सुना है कि ये सिर्फ संविधान ही नहीं बना रही थी, इसके कुछ और भी काम थे। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। स्वतंत्रता अधिनियम ने सभा को 2 काम दिए थे। एक तो जाहिर है आजाद भारत का संविधान बनाना, और दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना। मतलब जब तक नई संसद नहीं बन जाती तब तक ये विधायिका का काम भी कर रही थी। ओह, तो ये एक तरह से भारत की पहली अस्थायी संसद भी थी। बिल्कुल। इसे डोमिनियन लेजिस्लेचर कहते थे। और जब ये सभा संविधान बनाने बैठती थी तो अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। और जब ये विधायिका के तौर पर मतलब कानून बनाने के लिए बैठती थी तो जीवी मावजमकर अध्यक्षता करते थे। अच्छा। और ये दोनों काम साथ साथ चलते रहे 26 नवंबर 1949 तक, जब संविधान बनाने का काम पूरा हो गया। कमाल है, एक ही सभा, दोहरी भूमिका। अब जरा इसकी बनावट पर आते हैं। जब ये शुरू में बनी थी, बंटवारे से पहले, तब कितने सदस्य थे इसमें और चुने कैसे गए थे? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना ने कुल 389 सीटें तय की थी। 389? हाँ, इनमें से 296 सीटें थीं ब्रिटिश भारत के लिए, मतलब जो 11 गवर्नर वाले प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा वगैरह। ओके। और बाकी की 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए। और ये जो 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत वाले, इनके लिए चुनाव कैसे हुआ? क्या आम लोगों ने वोट दिया था? नहीं, सीधा चुनाव नहीं था। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कह सकते हैं। जो प्रांतीय विधानसभाएं पहले से थीं, अच्छा, प्रोविंशियल असेंबलीज। हाँ, प्रोविंशियल असेंबलीज, उनके सदस्यों ने इन 296 लोगों को चुना था। और तरीका था आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल। और हर समुदाय को, मतलब मुख्य रूप से सामान्य, मुस्लिम और सिख, उनकी आबादी के अनुपात में सीटें मिली।
सीटों का बंटवारा भी मोटे तौर पर आबादी के हिसाब से था, करीब 10 लाख लोगों पर एक सीट। समझ गया। और वो जो रियासतों की 93 सीटें थी, उनका क्या हुआ? रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका अलग था। उन्हें चुनना नहीं था, उन्हें मनोनीत किया जाना था। मतलब रियासतों के जो प्रमुख थे, राजा महाराजा, जी। वो नॉमिनेट करते। अच्छा, नॉमिनेशन से। हाँ, तो एक तरह से ये सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक है। तो जुलाई अगस्त 1946 में इन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। नतीजे क्या रहे? कौन सी पार्टी सबसे आगे रही? नतीजों में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। उनको मिली 208 सीटें। 208। हाँ, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और बाकी 15 सीटें छोटे ग्रुप्स और निर्दलियों को गईं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो देसी रियासतें थीं, उन्होंने शुरू में सभा से अलग रहने का फैसला किया, तो उनकी 93 सीटें खाली रह गईं। वो शामिल ही नहीं हुए शुरू में? नहीं, शुरू में नहीं। लेकिन फिर देश का बंटवारा हो गया 1947 में। इसका संविधान सभा की संरचना पर क्या असर पड़ा? सदस्य संख्या तो बदल गई होगी फिर? बिल्कुल बदली। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जिससे बंटवारा तय हुआ। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। तो जो सदस्य पाकिस्तान के इलाकों से चुने गए थे, जैसे पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, वो अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। हाँ, वो तो पाकिस्तान चले गए। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग के भी ज्यादातर सदस्य पाकिस्तान चले गए। नतीजा ये हुआ कि सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। 389 से 299। हाँ, इनमें से 219 सदस्य प्रांतों से थे और 70 रियासतों से। और धीरे धीरे रियासतें भी सभा में शामिल होने लगीं। कुछ थोड़ी देर से आईं, जैसे हैदराबाद। तो बंटवारे के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व तो और भी ज्यादा हो गया होगा? हाँ, ये तो स्वाभाविक था। मुस्लिम लीग के हटने के बाद कांग्रेस के पास लगभग 82% सीटें आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सभा में सिर्फ एक ही आवाज थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि कांग्रेस खुद भी उस समय एक बहुत विविध पार्टी थी, जिसमें अलग अलग सोच के लोग थे। और फिर दूसरी पार्टियों के सदस्य भी थे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कई निर्दलीय सदस्य भी थे। डॉक्टर अंबेडकर खुद, वो शुरू में बंगाल से मुस्लिम लीग की मदद से चुने गए थे। हाँ, ये मैंने पढ़ा है। लेकिन बंटवारे के बाद वो सीट पाकिस्तान में चली गई, तो फिर वो बॉम्बे से कांग्रेस के टिकट पर दोबारा चुनकर आए। अच्छा, ये तो हुई संरचना की बात। अब जरा सभा के अंदर चलते हैं। कौन थे मुख्य चेहरे? नेतृत्व किसने किया? देखिए, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई, तो फ्रांस की परंपरा निभाते हुए सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। टेम्परेरी प्रेसिडेंट। हाँ, टेम्पररी। लेकिन 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है। और साथ में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ये नाम याद रखने जरूरी हैं। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष। ठीक है। और पर्दे के पीछे के नायक, सलाहकार कौन थे? कोई मुख्य ड्राफ्ट्समैन? हाँ, बिल्कुल। सर BN राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। वो खुद सदस्य नहीं थे, पर उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। उन्होंने ही संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस पर फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया। और SN मुखर्जी वो मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। कहते हैं उनकी कानूनी भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने में महारत थी। और बेशक डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्हें तो संविधान का पिता या मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। उनकी भूमिका कितनी अहम थी? उनकी भूमिका तो केंद्रीय थी, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर अंबेडकर उस प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कमेटी। बिल्कुल, जिसे संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा KM मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी आयर, N गोपालस्वामी आयंगर जैसे कानून के बड़े जानकार शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ ड्राफ्ट तैयार करवाया, बल्कि सभा में उस पर जो बहसें हुईं, उनका जवाब दिया, मुश्किल मुद्दों को समझाया। अच्छा, क्या सभा में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था? महिलाओं की क्या भागीदारी थी? ये सवाल अक्सर उठता है। देखिए,
ये आलोचना होती है कि क्योंकि सदस्य सीधे वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए थे, तो ये पूरी तरह से प्रतिनिधि सभा नहीं थी। वकीलों का, पढ़े लिखे शहरी वर्ग का दबदबा जरूर था। महात्मा गांधी भी वो इसके सदस्य नहीं थे। हाँ, गांधी जी सदस्य नहीं थे। नहीं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद सभा ने भारत की विविधता को दर्शाने की काफी कोशिश की। इसमें अनुसूचित जातियों से डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेता थे, आदिवासी समुदायों के भी प्रतिनिधि थे, एंग्लो इंडियन पारसी समुदाय से सर होमी मोदी थे, ईसाई समुदाय से एच.सी. मुखर्जी खुद थे। तो कोशिश तो हुई थी। और महिलाएं, उनकी भागीदारी कैसी थी? हाँ, महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय थी। कुल 15 महिला सदस्य थीं। 15? हाँ, संख्या शायद कम लगे, लेकिन उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। इनमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी जैसे बड़े नाम थे। और एक मुस्लिम महिला सदस्य भी थी, बेगम एजाज रसूल। इन सब ने बहसों में काफी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ये जानना जरूरी है। अच्छा, सभा ने अपना काम समितियों के जरिए किया, हमने सुना है। ये समितियां कैसे काम करती थी? कौन सी सबसे महत्वपूर्ण थी? हाँ, इतना बड़ा काम था तो उसे समितियों में बांटना ही था। करीब 22 समितियां बनी थी अलग अलग विषयों के लिए। इनमें से 8 प्रमुख थीं। 8 मेजर कमिटीज? हाँ, जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास थी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। ये केंद्र सरकार की शक्तियों और ढांचे पर काम कर रही थी। ठीक है। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों पर जो सलाहकार समिति थी उसके भी अध्यक्ष वही थे। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति मतलब स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और जैसा हमने पहले कहा, सबसे अहम शायद डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति थी। ये समितियां अपनी रिपोर्ट देती थी, फिर उन पर पूरी सभा में बहस होती थी। समझ गए। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन पर आते हैं। कितना समय लगा, कितने सत्र हुए? संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, काफी लंबा समय। हाँ, लंबा समय था। इस दौरान कुल 11 सत्र यानी सेशंस हुए और इनमें कुल 166 दिन बैठकें चली। 166 दिन? हाँ, और इनमें से भी 114 दिन तो सिर्फ संविधान के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श में ही लगे। पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। इस लंबे सफर में कुछ खास पड़ाव क्या रहे? कोई खास तारीखें या घटनाएं जो याद रखनी चाहिए? हाँ, कई महत्वपूर्ण पल थे। एक तो था 13 दिसंबर 1946, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन? हाँ, इसने एक तरह से संविधान के दर्शन, उसके मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों की रूपरेखा तय की। जैसे भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता मिलेगी, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा होगी, ये सब बातें। इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया और यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। अच्छा, तो प्रस्तावना यहीं से आई? हाँ, मुख्य रूप से। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, उसे अपनाया गया। तिरंगे को अपनाने की तारीख 22 जुलाई 1947 में नेहरू जी का वो प्रसिद्ध भाषण नियति से साक्षात्कार यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी हुआ। वो तो यादगार है। और संविधान का मसौदा मतलब ड्राफ्ट, वो कब तैयार हुआ? उसे स्वीकार कैसे किया गया? क्या प्रक्रिया थी? जैसा मैंने बताया, पहला एक कच्चा मसौदा B.N. राव ने बनाया था, फिर प्रारूप समिति ने उस पर काम किया और फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया। पब्लिक के लिए? हाँ, इसे पब्लिक किया गया ताकि आम लोग, प्रेस, प्रांतीय विधानमंडल सब इस पर अपने सुझाव दे सकें, आलोचना कर सकें। करीब 8 महीने इस पर विचार विमर्श चला। अच्छा खासा समय दिया गया। हाँ, फिर इन सुझावों और आलोचनाओं को ध्यान में रखकर समिति ने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 में पेश हुआ। फिर इस ड्राफ्ट पर सभा में 3 रीडिंग्स हुई, मतलब 3 वाचन हुए। 3 रीडिंग? वो कैसे? वो आम चर्चा के लिए था। फिर दूसरा वाचन, ये सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण था। ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर
1949 तक चला। लगभग 1 साल। हाँ, लगभग 1 साल। इसमें संविधान के हर क्लॉज पर, हर अनुच्छेद पर विस्तार से बहस हुई। करीब 7,653 संशोधन प्रस्तावित हुए थे। 7,000 से ज्यादा। हाँ, जिनमें से 2,473 पर तो सभा में चर्चा हुई और उन्हें या तो स्वीकार किया गया या अस्वीकार। जबरदस्त काम हुआ। बिल्कुल। और फिर तीसरा वाचन हुआ 14 से 26 नवंबर 1949 तक। इसमें ड्राफ्ट को अंतिम रूप से पास करने का प्रस्ताव रखा गया और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया, यानी अडॉप्ट कर लिया गया। 26 नवंबर 1949। हाँ, उस दिन सभा में 284 सदस्य मौजूद थे और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष के तौर पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। हाँ, लेकिन ये लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी कोई खास वजह थी? हाँ, 26 जनवरी की तारीख का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। आपको याद होगा 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। हाँ, जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। बिल्कुल। और उसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 चुनी गई। अच्छा, ये कारण था। हाँ, इसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना और हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद वाले वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है। और इसी दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी अपनाए गए थे? जी हाँ, संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950। हाँ, उसी दिन जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति भी इसी दिन चुना गया। अच्छा, ये सब 24 जनवरी को हुआ। हाँ। अब एक व्यवहारिक सवाल, इस पूरे महायज्ञ में इतना बड़ा काम हुआ, खर्चा कितना आया होगा? कोई अंदाजा है? हाँ, उस समय के हिसाब से एक अनुमान लगाया गया था कि संविधान बनाने पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 64 लाख रुपए? उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बिल्कुल। तो ये थी संविधान बनने की पूरी कहानी। मतलब विभाजन की मुश्किलों के बीच, रियासतों को एक करने की चुनौती, इतनी सारी अलग अलग आवाजों के बीच एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो सबको साथ लेकर चले, ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। निश्चित रूप से। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इसकी आलोचनाएं भी खूब हुई। किन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है? हाँ, आलोचनाएं कई तरफ से आईं और जानना भी जरूरी है। पहली आलोचना तो यही थी कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि सदस्य सीधे वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए थे। कहा गया कि ये आम जनता की सच्ची आवाज नहीं है। हाँ, ये पॉइंट तो उठता है। दूसरा, इसकी संप्रभुता पे सवाल उठाया गया, खासकर शुरुआत में। कहा गया कि ये तो ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर बनी थी, अपनी मर्जी से नहीं। हालांकि आजादी के बाद ये संप्रभु हो गई थी। ठीक। तीसरा, समय को लेकर आलोचना हुई। कहा गया कि भाई लगभग 3 साल लगा दिए। अमेरिका जैसे देशों ने तो बहुत कम समय में बना लिया था। नजीरुद्दीन अहमद थे एक सदस्य, उन्होंने मजाक में प्रारूप समिति को अपवहन समिति यानी ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया था। ड्रिफ्टिंग कमेटी मतलब जो बहती रहती है? हाँ, कि बस समय खींचे जा रहे हैं। और चौथा, कांग्रेस का प्रभुत्व। ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। आलोचकों को लगा कि इससे दूसरी आवाजें दब गईं। ये भी एक दृष्टिकोण है। पांचवा, वकीलों और नेताओं का बोलबाला। ये कहा गया कि इसमें समाज के बाकी वर्गों, खासकर गांवों और किसानों का प्रतिनिधित्व कम था और भाषा भी काफी कानूनी और जटिल हो गई। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स जैसे ब्रिटिश विशेषज्ञ ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। लॉयर्स पैराडाइज। हाँ। और छठा, इसे हिंदुओं का निकाय भी कहा गया। खासकर मुस्लिम लीग के हटने के बाद विंस्टन चर्चिल जैसे ब्रिटिश नेताओं ने इसे सिर्फ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधि बताकर इसकी अहमियत कम करने की कोशिश की। अच्छा, चर्चिल ने ऐसा कहा? जी। और कोई आलोचना? सातवां, ये भी कहा गया कि इसमें मौलिकता कम है। ज्यादातर चीजें या तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ले ली गई हैं या दूसरे देशों के संविधानों से उधार ली गई हैं।
के हनुमंतैया थे एक सदस्य। उन्होंने कहा था कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, पर हमें यहाँ एक इंग्लिश बैंड का संगीत मिला है। इंग्लिश बैंड मतलब विदेशी प्रभाव ज्यादा है। हाँ, उनका ये मतलब था। और 8वां, एक कम्युनिस्ट सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी। उन्होंने शुरू में ही चेताया था कि सभा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की छाया में काम कर रही है और इसके बनाए अधिकार भी सीमित होंगे। काफी सारी आलोचनाएं हैं, लेकिन इन आलोचनाओं के सामने संविधान की ताकत क्या रही, ये टिका कैसे? देखिए, आलोचनाओं में कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन हमें उस दौर की जो असाधारण परिस्थितियां थीं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जैसे देश का बंटवारा, भयानक सांप्रदायिक दंगे, 550 से ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल करना, एक गरीब, काफी हद तक निरक्षर देश के लिए एक लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। हाँ, ये तो है। इन सब के बावजूद सभा के सदस्यों ने बहस की, चर्चा की, लेकिन सबसे बढ़कर समायोजन यानी अकोमोडेशन और आम सहमति बनाने की भावना से काम किया। उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि बाहरी विचारों को भी भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि तमाम चुनौतियों और इतने सारे संशोधनों के बाद भी ये संविधान आज भी हमारे लोकतंत्र की बुनियाद बना हुआ है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी हमारी संविधान सभा पर एक विस्तृत नजर। हमने इसके गठन, संरचना, कामकाज और आलोचनाओं को समझने की कोशिश की। हाँ, एक व्यापक चर्चा हुई। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आइए कुछ मुख्य बातें संक्षेप में दोहरा लेते हैं। ये नोट्स बनाने और रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगी। जरूर। पहली बात, गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत नवंबर 1946 में। ठीक। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 से, और 2 उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। सही। संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव और मुख्य प्रारूपकार S.N. मुखर्जी। ये भी जरूरी नाम है। कुल सदस्य शुरू में कितने थे? 389। 296 ब्रिटिश भारत से, 93 रियासतों से। विभाजन के बाद कुल सदस्य कितने रह गए? 299। 229 प्रांतों से, 70 रियासतों से। हाँ, ये अंतर याद रखना है। हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए? 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने। ठीक। महिला सदस्य कितनी थी? 15। प्रमुख नाम याद रखें: सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज रसूल। जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कुल सदस्य कितने थे? 7। सबसे महत्वपूर्ण समिति। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को। हाँ, जिससे प्रस्तावना का आधार बना। कितना समय लगा संविधान बनने में? 2 साल, 11 महीने, 18 दिन, कुल 11 सत्र, 166 बैठकें। और मसौदे पर बहस कितने दिन चली? 114 दिन। काफी लंबा समय। अनुमानित लागत कितनी थी? लगभग 64 लाख रुपए। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। ठीक। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाए गए? 24 जनवरी 1950। और पहले राष्ट्रपति भी इसी दिन चुने गए। संविधान अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949। इसीलिए ये संविधान दिवस है। हाँ। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस। जी। और अंत में प्रमुख आलोचनाएं क्या थीं? अप्रत्यक्ष चुनाव, संप्रभुता पर सवाल शुरू में, समय की बर्बादी, अपवहन समिति, कांग्रेस का प्रभुत्व, वकीलों का वर्चस्व, वकीलों का स्वर्ग, हिंदू निकाय, चर्चिल ने कहा, विदेशी प्रभाव, इंग्लिश बैंड, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। हाँ, ये एक अच्छा सारांश है। और अंत में एक विचार शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इतनी सारी आलोचनाओं और विभाजन जैसी भयानक उथल पुथल के बीच हमारी संविधान सभा ने एक ऐसा दस्तावेज कैसे बना दिया जो न सिर्फ उस समय काम आया, बल्कि इतने दशकों और 100 से ज्यादा संशोधनों के बाद भी भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ जोड़े हुए है। शायद जवाब इसकी प्रक्रिया की गंभीरता में, सदस्यों की दूरदर्शिता में और उनके बीच आम सहमति बनाने की उस कला में छिपा है जिस पर हमें और सोचना चाहिए। बहुत खूब कहा। अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था को इसी तरह विस्तार से और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पर स्पष्ट और संरचित चर्चा मिलेगी। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें
और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।